हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत जो हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम जो है प्राध्यापक परीक्षा 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पिछले वाली वीडियो में हमने 23 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम 24 क्वेश्चन से देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन सा विषम है? सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन सा विषम है? जूलियन स्टीवर्ट, कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन। तो सामाजिक परिवर्तन के विचारकों में से कौन से अलग हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जूलियन स्टीवर्ट। जूलियन स्टीवर्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? तो ये जो है जूलियन स्टीवर्ट सांस्कृतिक विकास के 9 उद्विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जूलियन स्टीवर्ट जो सांस्कृतिक विकास है उसके 9 उद्विकासवादी सिद्धांत से ये संबंधित है। इनकी एक पुस्तक है जूलियन स्टीवर्ट की, एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, जो कि 1955 में प्रकाशित हुई थी। जो जूलियन स्टीवर्ट महोदय हैं, इनकी बुक है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द मेथडोलॉजी मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, 1955 में प्रकाशित हुई थी। तो उस बुक में इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा था। क्या गढ़ा था? पारिस्थितिकी शब्द। तो जो ये कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि सांस्कृतिक पारिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट है, तो ये जूलियन स्टीवर्ट महोदय ने दिया। ये भी क्वेश्चन बना है कि सांस्कृतिक पारिस्थितिकी यानी कि कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसका है? तो ये जूलियन स्टीवर्ट महोदय जी का है। और एक सांस्कृतिक क्रोड है, सांस्कृतिक क्रोड का कॉन्सेप्ट किसका है? यानी कि कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट किसका है? तो ये भी जूलियन स्टीवर्ट ने दिया है। सांस्कृतिक कोड यानी कि कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट जूलियन स्टीवर्ट का है। और इन्होंने सांस्कृतिक बार्गकी, ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि सांस्कृतिक बार्गकी यानी कि कल्चर टेक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसका है? तो ये भी जूलियन स्टीवर्ट महोदय जी का है। स्टीवर्ट ने जो ये जूलियन स्टीवर्ट हैं, ये उद्विकास के एक मार्गी सिद्धांत के जो है उद्विकास का एक मार्गी सिद्धांत है, तो उसको जो है उसके स्थान पर ये बहुमार्गी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। जो उद्विकास का एक मार्गी सिद्धांत है यानी कि यूनिलाइनर प्रिंसिपल, यूनिलाइनर प्रिंसिपल जो है उद्विकास का एक मार्गी सिद्धांत, तो उसके स्थान पर ये बहुमार्गी यानी कि मल्टीलिनियर प्रिंसिपल सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। तो कौन? जूलियन स्टीवर्ट महोदय। और इनकी मान्यता है कि विश्व की सभी संस्कृतियां उद्विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरती हैं। या क्या कहते हैं कि विश्व की सभी संस्कृतियां उद्विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरती हैं, वरन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके क्रम भिन्न भिन्न होते हैं। इन्होंने पेरू, मेसो अमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा चीन की संस्कृतियों का भी अध्ययन किया है। किसने? तो जूलियन स्टीवर्ट महोदय ने पेरू, मेसो अमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा चीन की संस्कृतियों का अध्ययन किया है। बहुरेखिक सिद्धांत जो है, बहुरेखिक सिद्धांत के प्रेरताओं की श्रेणी में और लोग भी जुड़े हैं। जो ये बहुरेखिक सिद्धांत है उद्विकास का बहुरेखिक सिद्धांत, तो उसके प्रेरताओं में और लोग का नाम आता है, जैसे कि गार्डन चाइल्ड, लेस्ली व्हाइट और विलियम ऑकबर्न, इन लोगों का भी नाम आता है। स्टीवर्ट का नाम तो है ही, लेकिन इनके अंतर्गत इनके अलावा भी गार्डन चाइल्ड हैं, लेस्ली व्हाइट हैं, विलियम ऑकबर्न हैं। तो ये लोग भी बहुरेखीय उद्विकास के बहुरेखीय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और इन्हें जो है, इन लोगों को मतलब सामान्यतः नव उद्विकासवादी कहा जाता है। किन लोगों को? तो गार्डन चाइल्ड हुए, लेस्ली व्हाइट हुए, जूलियन स्टीवर्ट हुए, विलियम एफ ऑकबर्न हुए। तो इन सभी लोगों को नव उद्विकासवादी कहा जाता है। बहुरेखिक उद्विकास के सिद्धांत के
प्रखर समर्थकों में पार्सन्स का नाम सबसे आगे आता है। बहुरेखिक जो विकास का बहुरेखिक सिद्धांत है तो उसमें जो है उसके प्रखर समर्थकों में पार्सन्स का नाम सबसे पहले आता है, उसके बाद इन लोगों का नाम आता है, जैसे जूलियन स्टीवर्ट हुए, ऑकबर्न हुए और लेस्ली व्हाइट हुए, इन लोगों का नाम उसके बाद में आता है। क्वेश्चन नंबर 25, चेतनात्मक संस्कृति की अवधारणा दी है। चेतनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पिट्रिम सोरोकिन। पिट्रिम सोरोकिन ने चेतनात्मक संस्कृति की अवधारणा दी है, यानी कि सनसेट कल्चर का कॉन्सेप्ट पिट्रिम सोरोकिन ने दिया है। सोरोकिन ने समाज की संस्कृति को 3 भागों में बांटा है। सोरोकिन ने समाज की संस्कृति को 3 भागों में बांटा है। पहला आदर्शवादी संस्कृति यानी कि आइडियलिस्टिक कल्चर, और दूसरा विचारात्मक या भावात्मक संस्कृति यानी कि आइडियशनल कल्चर। पहला क्या बताया? आदर्शवादी संस्कृति यानी कि आइडियलिस्टिक कल्चर, और दूसरा विचारात्मक या भावात्मक आइडियशनल कल्चर, और तीसरा इन्होंने बताया इंद्रिय परक संस्कृति यानी कि सनसेट कल्चर। तो ये कल्चर से इनका बहुत हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको क्रम से भी पूछा जाता है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो जो इंद्रिय परक संस्कृति है इसको हिंदी में चेतनात्मक संस्कृति भी कहते हैं। इंद्रिय परक संस्कृति को हिंदी में चेतनात्मक संस्कृति कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही है, सनसेट कल्चर। सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स पुस्तक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। जो ये संस्कृति के 3 भाग बताए हैं इन्होंने, तो उसको ये अपनी किस पुस्तक में देते हैं? तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक में ये दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिक निर्धारक को उत्तरदायी माना है? कौन है जो प्रौद्योगिक निर्धारक को उत्तरदायी मानते हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए? इमाइल दुर्खिम, जॉर्ज सिमेल, थर्स्टिन वेबलन और टी माल्थस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थर्स्टिन वेबलन। ये सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी कारकों को मानते हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ जो है प्रौद्योगिकी ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इन्होंने कहा कि सिर्फ प्रौद्योगिकी ही है जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। और ये क्या कहते हैं, वेबलन क्या कहते हैं कि मनुष्य की आदतें तथा मनोवृत्तियाँ जो हैं, मनुष्य की आदतें तथा मनोवृत्तियाँ भौतिक पर्यावरण विशेषकर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। वेबलन का कहना है कि मनुष्य की आदतें तथा मनोवृत्तियाँ जो होती हैं तो वो जो है भौतिक पर्यावरण विशेषकर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के अनुसार, जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तो उसी के अनुरूप मनुष्य की आदतें भी परिवर्तित होती रहती हैं। और इनका कहना है कि मनुष्य जिस प्रकार का कार्य करता है उसी के अनुसार उसके जीवन का स्वरूप निश्चित होता है, उसी के अनुसार उसकी आदतें बनती हैं। जैसा वह कार्य करता है उसी के अनुरूप उसका स्वरूप निश्चित होता है और उसके अनुसार उसकी आदतें बनती हैं। तो इस संदर्भ में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट क्वेश्चन के रूप में आया भी है। तो क्या है स्टेटमेंट? मनुष्य वही है जो कुछ करता है, मनुष्य वही है जो कुछ करता है, जैसा वह कार्य करता है वैसा ही अनुभव और विचार भी करता है। तो ये जो है स्टेटमेंट वेबलन का है, ये क्वेश्चन के रूप में भी आया है। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है। तो सामाजिक परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया है जिसमें लोगों में सकारात्मक गुण से संबंधित है? वैश्वीकरण, नगरीकरण, विकास या आर्थिक वृद्धि? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विकास। विकास जो है वो सकारात्मक गुणों से संबंधित है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में जो लोगों के सकारात्मक गुण हैं उससे संबंधित क्या है? तो विकास है। विकास के साथ में समाज के मूल्य जुड़े होते हैं। जो ये विकास होता है
यानी कि डेवलपमेंट जो होता है तो उसमें समाज के मूल्य जुड़े होते हैं। यदि कोई परिवर्तन समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों या मानदंडों द्वारा होता है तो उसे हम विकास कहते हैं। यदि कोई समाज में परिवर्तन होता है तो जो वो परिवर्तन होता है वो समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, मूल्यों या मानदंडों के द्वारा होता है तो इसे हम विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है। तो सामाजिक परिवर्तन मार्क्स के अनुसार कौन सी उत्पन्न करती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक? हमारा आंसर है आर्थिक, ऑप्शन नंबर सेकेंड, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मैच करना है। सोरोकिन, सोरोकिन किससे संबंधित है? तो सोरोकिन चक्रीय परिवर्तन, ये जो है सोरोकिन चक्रीय परिवर्तन, यानी कि ए का सेकेंड, और डेहरनडार द्वंद्ववाद, यानी कि बी का थर्ड, स्पेंसर विकासवादी, सी का फोर्थ, और दुर्खिम संरचनात्मक प्रकारात्मक, यानी कि डी का फर्स्ट। हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है? संस्था के सही अर्थ को कौन सा ऑप्शन बताता है? एक स्थान जहां अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं। दूसरा है एक कार्यालय परिसर जहां अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तीसरा, एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है। और चौथा, अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। संस्था को हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो संस्था है, डब्ल्यू.जी. समनर ने संस्था की उत्पत्ति जनरीतियों से माना है। जो डब्ल्यू.जी. समनर है, इन्होंने ही संस्था पर गहन अध्ययन किया है और इन्होंने कहा है कि संस्था की उत्पत्ति जो है वो जनरीतियों से होती है। इन्होंने संस्था के उद्विकासीय स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक संस्था, इन्होंने संस्था के उद्विकासीय स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक संस्था एक विचारधारा है, विचार, मत, सिद्धांत तथा एक ढांचे से मिलकर बना है। एक संस्था जो है एक विचारधारा, विचार या मत या सिद्धांत तथा एक ढांचे से मिलकर बना है। क्या बना है? तो संस्था बना है। किसका कहना है? डब्ल्यू.जी. समनर का कहना है। और इन्होंने संस्था के विकास का क्रम प्रस्तुत किया है। तो जैसे संस्था किस क्रम में विकसित हुई है तो इसका क्रम भी डब्ल्यू.जी. समनर ने दिया है और ये क्रम के रूप में भी क्वेश्चन बनता है, बना है, कई बार बना है और उसको क्रम से लगाना रहता है कि संस्था के विकास का कैसे कैसे क्रम है। तो उन क्रम को हम देख लेते हैं कि पहले इन्होंने बताया कि परिस्थिति होती है, कोई परिस्थिति होती है, सिचुएशन होती है, उसके बाद फिर परिस्थिति के अनुरूप आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो फिर कोई विचार आता है, विचार जब आता है तो जो विचार आता है लोगों का वो फिर आदत में शामिल हो जाता है, तो आदत बन जाती है। और जब आदत ज़्यादा दिन तक वैसे बनी रहती है तो फिर वह जनरीति का रूप ले लेती है। फिर जनरीति जो है बहुत जब पुरानी हो जाती है, जनरीति यानी कि फोक बेस, तो वो प्रथा बन जाती है। प्रथा यानी कि कस्टम बन जाती है और जब कस्टम बहुत पुरानी हो जाती है तो फिर वह रूढ़ी बन जाती है। रूढ़ी यानी कि मोरेज बन जाती है और मोरेज जब पुरानी हो जाती है तब वो संस्था के रूप में आ जाती है। तो ये क्रम बताया है डब्ल्यू.जी. समनर ने। तो पहले क्या बताया? परिस्थिति, दूसरा आवश्यकता बताया, तीसरा विचार, चौथा आदत, पांचवा जनरीति, छठा प्रथा, सतवां रूढ़ी और उसके बाद संस्था बताया। तो ये क्रम है और ये क्रम जो है क्वेश्चन बना है, यहाँ से तो नहीं बना है, परिस्थिति आवश्यकता से तो नहीं बना है, लेकिन जो है आदत, जनरीति, प्रथा, रूढ़ी, संस्था, इतना सा क्रम पूछ लेता है इधर उधर रख के कि कौन सा सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 31,
धर्म, विवाह, परिवार और जाति किसके उदाहरण हैं? धर्म, विवाह, परिवार और जाति किसके उदाहरण हैं? सामाजिक मूल्य, सामाजिक संस्था, सामाजिक प्रतिमान या समाज का खंडात्मक विभाजन। तो क्या है? सामाजिक संस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड। सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं धर्म, विवाह और परिवार और जाति। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा समिति का उदाहरण है? समिति यानी कि एसोसिएशन का कौन सा उदाहरण है, एग्जाम्पल है? जाति है, वर्ग है, श्रमिक संघ या गांव? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, श्रमिक संघ। ये जो है ये समिति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का लक्षण नहीं है? यानी कि एसोसिएशन का कौन सा लक्षण नहीं है? लोगों का एकत्रीकरण, निश्चित उद्देश्यों का होना, वैकल्पिक सदस्यता, अस्थायित्व। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर फोर्थ, अस्थायित्व। इसमें परमानेंसी नहीं पाई जाती है समिति में, या जब उद्देश्य कंप्लीट हो जाते हैं, किसी उद्देश्य के लिए बनता है और जब वो उद्देश्य कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर इनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसमें परमानेंसी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व कहते हैं, सांस्कृतिक संकुल कहते हैं, सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं या सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं? तो संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपने स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? मतलब अपनी कल्चर को अच्छा मानना और दूसरे के कल्चर को ना सही मानना, तो वह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृतिकरण, स्वसंस्कृति केंद्रवाद या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर है स्वसंस्कृति केंद्रवाद, यानी कि एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से संस्कृति की एक विशेषता नहीं है। संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है। संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति सामाजिक होती है, संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिस्वाभाविक होती है। तो कौन सा नहीं है? संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती है, ये सही नहीं है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, सांस्कृतिक संकुल का अर्थ है? कल्चर कॉम्प्लेक्स का कौन सा मतलब है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र या सांस्कृतिक प्रतिमान? तो कल्चर कॉम्प्लेक्स क्या है? कई सांस्कृतिक तत्वों का योग। ऑप्शन नंबर सेकंड, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग। सांस्कृतिक तत्व सबसे छोटी इकाई है और जब वो इकाई जो है एक संकुल की तरह, एक गुच्छे की तरह बनती हैं तो उसको सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। जो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जब छोटे छोटे सांस्कृतिक तत्व, तब उसको सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। और यही सांस्कृतिक संकुल जो है ये सांस्कृतिक प्रतिमान बनाते हैं। सांस्कृतिक संकुल ही सांस्कृतिक प्रतिमान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यानी कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑस्कर लेविस, एवेल स्मिथ, सैमुअल मेंचर या पीटर टाउनसेंड? आंसर है ऑस्कर लेविस। किसने दिया है? ऑस्कर लेविस ने दिया है। ऑस्कर लेविस ने लंबे समय तक मैक्सिको एवं पोर्टो रिको, एक शहर है मैक्सिको और पोर्टो रिको एक शहर है, तो इस शहरी समाज का अध्ययन किसने किया था? ऑस्कर लुइस ने किया था। और इसी अध्ययन के आधार पर इन्होंने गरीबी की संस्कृति की अवधारणा दी। किसके आधार पे? तो मैक्सिको के शहर मैक्सिको का अध्ययन किया और पोर्टो रिको के शहरी समाज का अध्ययन किया। और इनका कहना है कि गरीबी संस्कृति जो है
गरीबी की संस्कृति गरीब परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है। इनका कहना है कि जो ये गरीबी संस्कृति, पॉवर्टी ऑफ कल्चर है, ये गरीब एवं परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है, बल्कि यह पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है। इनका कहना है कि यह गरीब परंपरागत समाज की व्यवस्था नहीं है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है। तो ये क्या कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के फलस्वरूप बेकारी, शोषण, गरीबी और निराशा स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था के फलस्वरूप बेकारी, शोषण, गरीबी और निराशा स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। और यह कहाँ पाई जाती है? तो यह शहरों की गंदी बस्तियों में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? शहरों की गंदी बस्तियों में। तो लुईस का कहना है कि जो गरीब हैं वो यही सोचते हैं कि यही हमारी किस्मत है, और मेहनत में वो कम विश्वास रखते हैं। वो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि यही हमारी किस्मत है, इसलिए हमें गरीबी मिली है, तो वो मेहनत पे कम विश्वास करते हैं। और वो ज़्यादातर भाग्यवादी होते हैं। वो सोचते हैं कि हम आज भी गरीब हैं और आगे भी गरीब ही रहेंगे। यही उनके जीवन का प्रतिमान व मूल्य बन जाता है। यही जो उनकी धारणा है, विचारधारा है कि हम गरीबी ही हमारी किस्मत है, तो यही जो है उनका प्रतिमान व मूल्य बन जाता है। और जब यह प्रतिमान और मूल्य बन जाता है तो ये परंपरागत रूप से उनके बच्चों में भी पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती रहती है। तो जो ये इनके प्रतिमान और मूल्य हैं, जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती रहती है, तो इसी को ऑस्कर लुईस ने गरीबी की संस्कृति कहा है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? तो मूल्य मुक्त अध्ययन, क्या है का अध्ययन, सार्वभौमिकता या विषय परकता। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, सब्जेक्टिविटी। ये वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का कौन सा आधार नहीं है? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का कौन सा आधार नहीं है? तो तथ्य, चर, अवधारणाएं या पूर्वाग्रह। तो ऑप्शन नंबर 4, पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 41, समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन में किस परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव का उपयोग किया है? तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 42, यह एक वैज्ञानिक की प्रशिक्षित आंखों द्वारा घटनाओं, स्वरूपों और प्रक्रियाओं को देखने का ढंग है। जो वैज्ञानिक जो हैं अपने आंखों द्वारा प्रत्यक्ष घटनाओं, स्वरूपों और प्रक्रियाओं को देखते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य को उसको क्या कहते हैं? तो परिप्रेक्ष्य कहते हैं, या आदर्श प्रारूप कहते हैं, या थ्योरी कहते हैं, या मूल्य कहते हैं। पर्सपेक्टिव, आइडियल टाइप, थ्योरी या वैल्यू। तो क्या कहते हैं? आंसर है परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? सोशल स्ट्रक्चर की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो व्यक्ति, परिस्थिति, भूमिका या समूह। आंसर है व्यक्ति। किसे कहते हैं? व्यक्ति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट किसका है? तो इमाइल दुर्खीम, आर.के. मर्टन, मालिनोव्स्की या रैडक्लिफ ब्राउन। तो हमारा आंसर है आर.के. मर्टन। क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया है? हमारा आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 46,
पार्सन्स के अनुसार इनमें से क्या समाज व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता नहीं है? प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता कौन सा नहीं है? सामाजिक पृथकता, प्रतिमानों को बनाए रखना एवं तनाव प्रबंधन, पर्यावरण से अनुकूलन या लक्ष्य प्राप्ति। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक पृथकता, ये नहीं है। प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता कितनी बताई है पार्सन्स ने? तो 4 बताई हैं। 4 में कौन, जो इन्होंने एजिल मॉडल दिया है वही 4 इनकी प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। तो एजिल मॉडल में इन्होंने क्या क्या दिया है? पहला दिया है इन्होंने अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन, दूसरा इन्होंने दिया है लक्ष्य यानी कि गोल, तीसरा इन्होंने दिया है एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन, और चौथा इन्होंने दिया यथास्थिति यानी कि लेटेंसी। तो जो इन्होंने अनुकूलन दिया है, अनुकूलन को ये किससे संबंधित मानते हैं? अनुकूलन को ये यानी कि अडेप्टेशन को आर्थिक व्यवस्था से संबंधित मानते हैं, और गोल को जो है ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित मानते हैं, और जो एकीकरण है यानी कि इंटीग्रेशन है तो उसको सांस्कृतिक व सामुदायिक संगठन की व्यवस्था से संबंधित मानते हैं, और चौथा जो है यथास्थिति यानी कि लेटेंसी, तो ये जो है मानते हैं कि व्यवस्था जैसी है वैसी बनी रहे, इसके लिए ये परिवार तथा शिक्षा व्यवस्था को मानते हैं। लेटेंसी के अंतर्गत मानते हैं कि यथास्थिति ऐसे जैसे व्यवस्था है वैसे बनी रहे, तो उसके लिए 2 कारक मानते हैं कि परिवार तथा शिक्षा के द्वारा व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। तो यही इनका प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं जो कि 4 दिए हैं। जो इनका एजिल मॉडल है वही इनका प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 47, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक है तो किसकी है? रॉबर्ट जी एंड्री दुर्खीम, एल्बर्ट के कोहेन या आर के मार्टन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आर के मार्टन। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण है? प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? यानी कि एस्क्राइब्ड स्टेटस कौन सा है? अध्यापक, पुत्र, प्रधानमंत्री या क्लर्क। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 पुत्र। बाकी अध्यापक, प्रधानमंत्री, क्लर्क ये जो है अर्जित परिस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 49, मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। भूमिका तनाव, भूमिका तनाव यानी कि एक ही समय में 2 तरह की भूमिका की मांग, तो यानी कि ए का थर्ड। भूमिका संघर्ष, सॉरी ए का भूमिका तनाव मतलब, भूमिका तनाव मतलब अपेक्षा अनुसार भूमिका निभाने में कठिनाई, यानी कि ए का सेकंड। भूमिका संघर्ष, एक समय में 2 तरह की भूमिका की मांग, तो ये है भूमिका संघर्ष यानी कि बी का थर्ड। भूमिका संक्रमण यानी कि भूमिका संक्रमण एक भूमिका से दूसरी भूमिका में परिवर्तन, भूमिका संक्रमण। और भूमिका श्रृंखला एक सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं का संग्रह। तो इस हिसाब से हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, परिस्थिति समूह अवधारणा को किसने बताया है? परिस्थिति समूह अवधारणा को किसने बताया है? यानी कि स्टेटस ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है? रॉबर्ट मार्टन, मैक्स वेबर, टालकट पार्सन्स या रॉल्फ लिंटन। तो हमारा आंसर है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का संकेत करता है?
प्रदत्त परिस्थिति स्क्राइब्ड स्टेटस का कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो एक कानून स्नातक, एक ग्राम पंचायत, एक विवाहित व्यक्ति, एक महिला। तो प्रदत्त परिस्थिति है ऑप्शन नंबर 4 एक महिला, बाकी सब अर्जित परिस्थिति है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।